इस लेक्चर में हम देखेंगे वॉर बाय जॉन रस्किन। तो वॉर जो है इट इज़ एसेंशली इट वाज अ लेक्चर डिलीवर्ड बाय जॉन रस्किन and this lecture it was delivered by John Ruskin to the Royal Military Academy of Britain, the Great Britain. तो वो एक अपने पर्सपेक्टिव में कुछ चीज़ों को डिस्कस करता है वॉर के हवाले से। तो अकॉर्डिंग टू हिम वॉर इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल आर्ट्स। हाउ, मतलब कभी ये क्वेश्चन है कि वार जो है जंग से आर्ट का क्या ताल्लुक है। तो अकॉर्डिंग टू हिम कि ऑल जितनी भी पावरफुल नेशंस, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द ग्रीक्स दे वर फियर्स वॉरियर्स, शदीद किस्म के जंगजू किस्म के वो लोग थे, लेकिन एट द सेम टाइम आर्ट वाज फ्लरिशिंग देयर। ठीक है, प्लेटो, एरिस्टोटल, मतलब सोफोक्लीज, वी हैव बिग नेम्स आउट देयर। ठीक है, रोमन्स को आप देखें, रोमन्स दे वर आल्सो फियर्स वॉरियर्स व्हेन they were at the peak of their civilizations. So art was also flourishing in that civilization as well. We have Horace, we have Virgil, and we have all the other big names of Roman literature. ठीक है, similarly when the British Empire it was at its peak, तो उसमें भी they were fighting wars as well as they were flourishing in the field of art and literature as well। ठीक है, तो अब ये कि आर्ट जो है, अकॉर्डिंग टू रस्किन, वार इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल आर्ट्स, जितने भी आर्ट्स हैं, और वार इटसेल्फ इज एन आर्ट। हाउ इज इट एन आर्ट? क्योंकि जाहिर है वार जो है उसके लिए भी आपको स्ट्रेटजी प्लान करनी पड़ती है, आपको स्ट्रेटजीज डिवाइस करनी पड़ती हैं, आपको प्लान बनाने पड़ते हैं। तो प्लान्स जो है वो भी एक एक टाइप ऑफ आर्ट है। ठीक है, so he means to say that it is the foundation of all the high virtues and faculties of man. कि whenever you are involved in war, then you focus your more attention, और ज़्यादा से ज़्यादा attention focus करते हैं और आप अपनी faculties को utilize करते हैं towards the betterment of your people and towards the good of your nation. So it is a practical fact that peace and vice of the civil life flourish together, कि जब कभी भी पीस होता है तो उसके साथ जो है वो बुराइयां फ्लरिश करती हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन रस्किन, all nations realize the truth that war nourishes and invigorates them, whereas peace wastes and deliberates them। कि जो एनर्जी होती है नेशंस की उसको नरिश करती है वार, और वो वार जो है वो लोगों को एक्टिव रखती है एज कम्पेयर टू द पीस। के पीस जो है वो एनर्जी को वेस्ट कर देता है और लोग जो है वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। बट रस्किन डज नॉट रेफर टू द वॉर्स ऑफ द बारबेरियंस, कि जो जंगली वार्स हैं वो उनका जिक्र नहीं कर रहा, कि जो इंतहाई खूनी किस्म की जंगें हुई जैसे स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की वॉर थी, या फिर मतलब कि बारबेरियंस की वॉर थी जब वाइकिंग्स ने यूरोप और इन कंट्रीज पे हमला किया, या फिर जो फ्रेंच रूलर नेपोलियन था जब उसने पूरे यूरोप के अगेंस्ट ही वेज अ वॉर। एंड आल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट हिटलर, के द वे हिटलर fought a war against all of the Europe including Russia as well। ठीक है, तो he refers to the creative or noble war which disciplines loves and ambition and kills evil। कि उसका जो रेफरेंस है वो एक नोबल वार की बात जाने पे, वो इंटेलेक्चुअल वार की बात कर रहा है, कि जो कि लोगों के अंदर डिसिप्लिन पैदा करती है, लोगों को एम्बिशियस बनाती है और ईवल का खात्मा करती है। इन सच wars the natural instincts of self defense are sanctified by the nobleness of the institutions and purity of the household which they are called upon to defend। रस्किन divides this noble war into three kinds। कि जो वॉर है इसको वो तीन काइंड्स के अंदर तकसीम करता है रस्किन। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज वॉर फॉर एक्सरसाइज और प्ले। एक्सरसाइज से यहाँ पे मुराद मशक करना नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज मीन्स टू एक्सरसाइज योर अथॉरिटी, कि आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है और आप उस अथॉरिटी को शो करना चाहते हैं। जो ऊपर अब हमने वर्क पढ़ा था उसमें भी उसने यही बात की थी कि लोग जो है वो जंग की जानिब जाते हैं, शरारतों की जानिब जाते हैं जब उनके पास ज़्यादा पैसा होता है। तो वॉर फॉर एक्सरसाइज और प्ले। प्ले का मतलब क्या है? प्ले का मतलब अगेन वही कि लोग जो है वो शोगल मेले के लिए, बिकॉज दे डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, तो वो इन ऑर्डर टू किल टाइम दे डिसाइड टू वेज वॉर। एंड इट इज अ वॉर
वॉर फॉर एक्सरसाइज के एक बंदा अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है, एक इंडिविजुअल जो है वो ये चाहता है कि उसके पास बेताशा दौलत है, बेताशा पैसा है, एंड ही हैज नथिंग एल्स टू डू, सो ही डिसाइड्स के लेट अस वेज वॉर अगेंस्ट अवर neighbors and let us destroy them and let us take over their lands. अकॉर्डिंग टू रस्किन के वार जो है, वार इज डेवल्स वर्क, ठीक है, कि वो बादशाह या वो जो हुक्मरान होते हैं, नो किंग हुज माइंड वाज फुली ऑक्युपाइड विद द डेवलपमेंट ऑफ द इनर रिसोर्सेज ऑफ हिज किंगडम, कि एनी किंग हु इज फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ हिज ओन पीपल, ही विल नेवर एवर एंटर अ वॉर एक्सेप्ट अंडर कंपल्शन, कि अगर कोई ख़ास मजबूरी ना हो तो इस किस्म का शख्स जो है वो जंग के अंदर दाखिल नहीं होता, वो जंग का हिस्सा नहीं बनता। नो यूथ हु वाज सिंसियरली बिजी विद एनी पीसफुल सब्जेक्ट ऑफ स्टडी एवर बिकेम अ सोल्जर, कि, कि कोई भी नौजवान जो कि सिंसियरली अपनी स्टडीज़, अपने मुताले, अपने इल्म हासिल करने के अंदर इन्वॉल्व है, तो ही विल नॉट बिकम अ सोल्जर। व्हाई शुड ही बिकम अ सोल्जर? बिकॉज ही इज़ studying and he has a bright career in front of him, so why should he go and why should he fight? Rather he should spend his time in his education and develop a career for himself. अब रस्किन चूंकि कहता है कि जो फर्स्ट टाइप है वॉर की, इट इज़ वॉर फॉर एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज से मुराद ये है कि एक इंडिविजुअल अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है, ठीक है। तो अब वो अगला क्वेश्चन करता है कि वाई, कि ऐसा क्यों होता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है? तो अकॉर्डिंग टू हिम कि इसकी तीन जो है वो जस्टिफिकेशंस हैं, थ्री मेन रीजंस हैं इस चीज़ के, कि एक इंडिविजुअल या एक बादशाह जो है वो ही डिसाइड्स कि लेट अस गो टू वॉर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ है वो ये है कि जो ये गेम है, जो कि मतलब कि वॉर की गेम है, इससे इस चीज़ का डिसीजन हो जाता है, इस चीज़ का पता चल जाता है कि हु इज़ द वन हु इज़ बेटर और हु इज़ मोर पावरफुल, कि जो कि ज़्यादा ताकतवर है। वो जो है वो बात साबित हो जाती है कि ये जो किंगडम है ये ज़्यादा पावरफुल है और ये वाला किंगडम जो है ये लेस पावरफुल है। जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि जो वॉर है इट इज़ वेज टू लेसन द मटेरियल। मटेरियल से मुराद क्या है कि यू हैव बीन लिविंग इन अ पीसफुल टाइम, हाउएवर यू आर मैन्युफैक्चरिंग वेपन्स, कि आप हथियार तो मतलब के बना रहे होते हैं ना, कोई भी कंट्री जो होती है उसके पास एक हथियारों का पाइल होता है और उनकी फैक्ट्रीज रन कर रही होती हैं और वो हथियार ज़्यादा से ज़्यादा बना रही होती हैं। तो वो जो इन्वेंट्री ऑफ वेपन्स है जो कि आपने इकट्ठी कर रखी है, उसको कम करने के लिए भी बाज़ औक़ात लोग जो है वो वॉर जो है उसको लॉन्च कर देते हैं। जो किंग्स होते हैं, दे डिसाइड लेट अस रिड्यूस दिस पाइल ऑफ वेपन्स दैट वी हैव कलेक्टेड राइट नाउ, ठीक है। जो थर्ड रीज़न है वॉर का, इट इज़ टू द फिजिकल डिस्ट्रेस ऑफ द वॉर। फिजिकल डिस्ट्रेस ऑफ द वॉर मतलब ये कि एक हाइप क्रिएट हो जाती है ना, जैसे रिसेंटली इट हैपेंड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है, कि इंडिया में एक हाइप क्रिएट हो गई, वहाँ पे एक वो कश्मीर में हमला हुआ, उसके नतीजे में अब लोग जो थे उनके अंदर एक हाइप सी क्रिएट हो गई। अब हाइप क्या क्रिएट होगी कि भाई पाकिस्तान जो है उसका हैंड इन्वॉल्व है ऑन दिस अटैक ऑन आवर सोल्जर्स, और वहाँ पे फिर जंग की बहुत ज़्यादा बातें होने लगी। अब जब एक हिस्टीरिया पैदा हो जाता है तो उस हिस्टीरिया को आपको मतलब किसी न किसी तरीके से टैकल करना पड़ता है। तो उस हिस्टीरिया को टैकल कैसे किया उन्होंने, कि उन्होंने एक अपना जहाज भेजा, एक दो जहाज भेजे, जिन्होंने एक मिसाइल जो था वो फेंका, जो कि जंगल में जाके गिरा, ठीक है, और उससे कोई फिजिकल नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ, ठीक है। और अच्छा, अब वो हाइप जो थी वो फिर उनके मीडिया ने उठाई, उन्होंने कहा देखो जी अब हमने, अब जब एक अटैक आपने कर दिया तो उससे अचानक फिर आपका जो वो गुस्सा होता है ठंडा हो जाता है, जो हाइप है वो बैठ जाती है, झाग की तरह बैठ जाती है। फिर उसका अब हाइप हमारे यहाँ क्रिएट हो गई कि भाई उन्होंने अटैक किया है तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, व्हाट हैव वी डन, हमने क्या किया, वी हैवंट डिफेंडेड अवर लैंड। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी हम रिस्पांस देंगे, और फिर यहाँ से रिस्पांस गया। अब उनकी तो हाइप ऑलरेडी, उनके मीडिया ने बताया कि हमने इतना नुकसान कर दिया, ये कर दिया है, हमने उनके एक या दो जहाज मार गिराए, ठीक है, एक आध हेलीकॉप्टर उन्होंने अपना खुद मार गिराया। तो उससे अब हम भी ठंडे हो गए कि चलो ठीक है जी हमने भी उनका नुकसान कर दिया। तो वो जो हाइप थी, वो जो एक माहौल क्रिएट कर दिया गया था वॉर का, तो उसको वो रिड्यूस कर दिया गया। तो ये भी एक रीज़न होती है वॉर पे जाने की, ठीक है। द नेक्स्ट रीज़न फॉर वॉर इज़ वॉर फॉर डोमिनियन। डोमिनियन से मुराद क्या होता है? एक्सपेंशन ऑफ योर लैंड, एक्सपेंशन ऑफ द एरिया इन विच यू आर
रूलिंग। अब ये जो है ये सबसे कॉमन टाइप है वॉर की अकॉर्डिंग टू रस्किन, ठीक है। और इसमें जो वॉर पे जाने का मोटिव होता है बादशाहों का, इट इज़ नॉट एन अनहोली कि इफ़ कि अगर आप एक बहुत ही अच्छे किस्म के हुक्मरान हैं, आप एक वेलफेयर स्टेट जो है वो रन कर रहे हैं, कि आपके यहाँ जो लोग हैं वो इंतहाई खुशहाल हैं, तो देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन एक्सपेंडिंग योर स्टेट, कि आप जो है वो थोड़ी सी जंग कर लें और मज़ीद इलाके को जो है वो अपने अंडर कंट्रोल कर लें, और ऑब्वियसली जो लोग फिर आपके इलाके के अंदर आ जाएंगे फिर वो भी उसी वेलफेयर स्टेट का हिस्सा होंगे, और जो लोग आपकी रियासत के अंडर रह रहे हैं उनके साथ इक्वल और पैरेलल बेनिफिट्स जो हैं वो उन लोगों को भी हासिल हो जाएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू रस्किन के जो इनिशियल नोबल इंटेंशंस होते हैं, ठीक है, वो नोबल इंटेंशंस कायम नहीं रहते, रादर द इंटेंशंस दे टर्न इनटू द इविल साइड। यानी कि एक हुक्मरान जो है कि अगर वो अपने सब्जेक्ट्स को, जो उसके महकूम लोग हैं, अगर वो उनको निगलेक्ट करना शुरू कर देता है, तो उसकी पूरी की पूरी फोकस जो है वो अपनी टेरिटोरी या जो उसकी सरहदें हैं उसको बढ़ाने में लग जाती है, तो फिर इट मीन्स दैट ही इज़ नॉट लीडिंग अ प्योर लाइफ, और वो जो उसकी ड्यूटीज़ हैं वो उन ड्यूटीज़ को ऐसे तरीके से सर अंजाम नहीं कर रहा, रादर ही इज़ फेलिंग हिज ड्यूटीज़। तो अकॉर्डिंग टू रस्किन जो बादशाह है या जो रूलर्स होते हैं किसी भी कंट्री में, उनकी जो मेन जॉब होती है, द मेन जॉब इज टू लिसन टू द कंप्लेंट्स ऑफ द न्यूमरस पीपल, टू मेक लॉज फॉर देम, टू लीड देम टू द प्योरर लाइफ, ठीक है। एंड ही शुड कंसंट्रेट ऑल हिज एफर्ट ऑन दिस, के जो भी बादशाह है उसकी सारी एफर्ट्स वो इस चीज़ पे कंसंट्रेटेड होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद रस्किन जो है वो डिफाइन करता है ट्रू पावर को, कि ट्रू पावर क्या होती है और ट्रू अथॉरिटी क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू हिम, ट्रू पावर डज नॉट मीन दैट हाउ मैनी मैन यू कंट्रोल, कि आपकी फौज में कितने लोग भर्ती हैं और आप कितने लोगों पे हुक्मरानी करते हैं। ना ही ट्रू पावर का मतलब ये होता है कि आपकी टेरिटोरी या आपकी जो सरहदें हैं वो मतलब कि किस हद तक फैली हुई हैं। नंबर्स जो होते हैं या जो ज़्यादा तादाद है, वो ज़्यादा तादाद किसी भी नेशन को या किसी भी कंट्री को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती, रादर जो यूनिटी ऑफ थॉट है, जो एक माइंड का होना, एक सोच का होना, वो किसी भी नेशन को या फिर किसी भी मुल्क को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू रस्किन, के नंबर्स आर नॉट सफिशिएंट, कि अगर आप ये सोचें कि नंबर्स अगर ज़्यादा होंगे तो हम ज़्यादा पावरफुल होंगे, दैट इज़ नॉट ट्रू। रादर he believes that a little group of wise hearts is better than a wilderness full of fools, कि एक छोटा सा ग्रुप अक्लमंद समझदार दानिशमंद लोगों का जो है, इट इज़ मच बेटर एक विल्डरनेस यानी कि एक जंगल हो उसमें ढेर सारे अहमक बेवकूफ़ खड़े हों उनकी निस्बत एक छोटा सा ग्रुप अक्लमंद और दानिशमंद लोगों का जो है वो ज़्यादा बेहतर है। सो टू सम अप द war in this connection या war for dominion, we can say कि the numbers of the people they do not make a nation or a country strong, rather the unity, कि जो unity है that makes a country strong, ठीक है। तो थर्ड टाइप है war की, और according to him that this is the noblest kind of war, it is war for defense। अब वॉर फॉर डोमिनियन और वॉर फॉर एक्सरसाइज जो कि दो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे, ठीक है। उनमें जो डिफरेंस है, की डिफरेंस वो ये है कि वॉर फॉर एक्सरसाइज जो है वो एक इंडिविजुअल की ख्वाहिश पे लड़ी जाती है, और वॉर फॉर डोमिनियन जो है ये इंडिविजुअल की ख्वाहिश नहीं होती, बल्कि एक पूरी नेशन जॉइंट उसकी थिंकिंग होती है कि हमें एक्सपेंड करना चाहिए, हमें ज़्यादा टेरिटोरी जो है वो ज़्यादा रकबा जो है उसको अपने साथ शामिल करना चाहिए। तो वॉर फॉर डिफेंस ये है कि व्हेन समबडी अटैक्स यू और व्हेन यू फील दैट योर कंट्री इट इज़ अंडर अटैक एंड यू बिकम रेडी टू डिफेंड इट एंड यू टेक अप द वेपन्स एंड यू से यस, let us defend our country. So that war, that kind of war, it is war for defense and it is the noble deed, कि एक noble deed है, ये एक अच्छा deed है कि हर किसी के पास ये right है, हर किसी को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने मुल्क का दिफा करे और उसके दिफा के लिए वो हथियार उठाए। अब ये जो वार है, इट इज़ लेजिटिमेट वार, ठीक है। If you are fighting a war for the defense of your country, no one will question you, no one will ask you that
whatever you're doing wrong. No one will say that. Everyone will appreciate you, that yes, you're doing good, you're fighting for your country, you're fighting for the defense of your country. So this type of war, it is appreciated and it is legal war, ठीक है. और जब इस टाइप की वार लड़ी जा रही होती है तो उस वक्त पीपल ऑफ दैट कंट्री दे लव टू ज्वाइन द आर्मी, ठीक है, बिकॉज दे फील बाउंड बाय द ड्यूटी, कि वो फील करते हैं कि उनको जो है वो अपना ऑनर, अपने फैमिली का ऑनर, जो अपनी कंट्री है उसका ऑनर, उसकी इज्जत की तहफ़्फ़ुज़ जो है वो उनके लिए ज़रूरी है. तो लोग जो हैं, दे शुड चूज़ brave death in a red coat in preference to the brave life in the black coat, ठीक है. रेड कोट के मतलब कि वो शहीद होना या मरना पसंद करते हैं उस आर्मी के कोट में या आर्मी के लिबास में, एज कम्पेयर टू दी लिविंग ए लाइफ इन अ ब्लैक कोड, यानी कि घर में बैठ के तो वो आराम सुकून से, कि अगर उनका जो मुल्क है उसके ऊपर कब्जा हो जाता है तो वो आराम सुकून से बैठे रहें, तो उसकी निस्बत लड़ना जो है वो हथियार उठाना, इट इज़ मच बेटर. So the soldiers who dedicate their lives to the cause of their country feel that the wars fought by them are always for the cause of the good. कि वो soldiers के जो कि dedicate करते हैं अपनी lives को अपनी country के लिए, तो उनके नज़दीक हमेशा जब भी उनकी country जंग में जाती है तो वो मुल्क के फायदे में ही होता है, कभी मुल्क के नुकसान में नहीं होता. But Ruskin feels that the soldiers who have to fight at the orders of others have to labor under a form of slavery. तो रस्किन ये महसूस करता है कि वो सोल्जर्स के जो कि दूसरों के हुक्म के तहत, यानी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी मजबूरी, किसी हुक्म को मानने के तहत या फिर फ़ी के लिए, यानी कि तनख्वाह के लिए जंग लड़ते हैं, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ स्लेवरी, इट इज़ अ काइंड ऑफ लेबर, ये मुशक्क़त है, ये ग़ुलामी की एक फॉर्म है. द रूलर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटर्स, द पर्सन हु गवर्न, are not always the best men, and it is they who decide where the soldiers have to fight. Therefore, all the guides and leaders of the soldiers need to be noble and righteous people. कि वो लोग जो कि आर्मी को गाइड करते हैं, वो लोग जो कि आर्मी को लीड करते हैं, वो लोग जो कि आर्मी के लिए ऑर्डर्स जारी करते हैं, दे शुड बी राइटियस, कि वो अच्छे लोग होने चाहिए, नेक लोग होने चाहिए. पैसिव ओबीडियंस इज नॉट द आइडियल ऑफ सोल्जरशिप, यानी कि जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ना कि आर्मी जो होती है वो ऑर्डर्स को यस सर कहती है, नो नहीं कहती. तो अकॉर्डिंग टू रस्किन, सेइंग यस टू एवरी ऑर्डर इज नॉट एन आइडियल फॉर्म ऑफ सोल्जरशिप, कि आप आइडियल सोल्जर नहीं हो सकते जब आप हर एक हुक्म जो है उसको आंखें बंद करके मानना शुरू करते हैं, तस्लीम करना शुरू करते हैं. A separation between civil and military duties, brave men fighting and cowards thinking and directing is not a happy state of things. कि जो सेपरेशन है सिविल और मिलिट्री ड्यूटीज के बीच में हालत जंग में, कि जो ब्रेव लोग हैं वो तो फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और वो लोग जो कि पीछे से हुक्मनामे जारी कर रहे हैं कि ऐसे कर दो ऐसे करो, दे आर नॉट ब्रेव, एक्चुअली दे आर कवर्ड. तो कवर्ड थिंकिंग है उनकी, ठीक है. एंड डायरेक्टिंग, कि वो डायरेक्शंस दे रहे होते हैं, तो इट इज़ नॉट अ हैप्पी state of things. Rather, what he believes is that the leaders, yeah, those people who are giving directions, they should lead their soldiers, कि उनको मैदान में होना चाहिए और उनको वहाँ पे बैठ के directions देनी चाहिए. To ennoble their country, the soldiers should be industrious, they should think and feel as well as fight for their country. कि मुल्क को ट्रूली राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए सोल्जर्स जो हैं, दे शुड बी थिंकिंग ह्यूमन बीइंग्स, नॉट द रिपोर्ट्स फॉलोइंग orders and saying yes to every order, ठीक है. They should fight for their country, obviously they should do, but they should fight for their own country with willingness, ठीक है, कि unwillingly उनको fight नहीं करना चाहिए, rather willingly fight करना चाहिए.